नमस्कार, हूनबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। बद्रीनाथ धाम के पास बड़ा हादसा। धाम के पास टूटा ग्लेशियर। कंचनजंगा के ऊपर टूटा ग्लेशियर। क्षेत्र में बढ़ती गर्मी से पिघलते हैं ग्लेशियर। हर वर्ष इसी प्रकार से नीचे खिसकते हैं ग्लेशियर। किसी भी प्रकार की जनहानि की कोई सूचना नहीं है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर धाम के पास ग्लेशियर टूटा है, ये सूचना मिली है। और कंचनजंगा के ऊपर ये ग्लेशियर टूटा है। हालांकि बढ़ती गर्मी का कारण भी ये माना जा रहा है, और जिस दौरान ये बताया जा रहा है कि गर्मी से ग्लेशियर पिघले हैं, तो हर वर्ष इसी प्रकार से नीचे खिसकते हैं ग्लेशियर। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आनंद धर्मशाला ट्रस्ट की ओर से किए गए एक महत्वपूर्ण पुण्य कार्य के लोकार्पण समारोह में शिरकत की है। समारोह को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा है कि ईश्वर सच्चे भाव में ही निहित होते हैं। इस अवसर पर सीएम धामी ने सभी उपस्थित जनों, विशेषकर कैलाश जी और विभिन्न ट्रस्टों के पदाधिकारियों का स्वागत और अभिनंदन किया है। सीएम धामी ने क्षेत्रीय कलोटा समाज की सराहना करते हुए कहा है कि इस समाज ने साहस, परिश्रम और सुसंस्कारों के बल पर कृषि, व्यापार, शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्र में राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। सुंदर अवसर पर आप सबके बीच में मुझे भी आने का सौभाग्य मिला, और एक बहुत ही पुण्य काम जो आनंद धर्मशाला ट्रस्ट के द्वारा यहां पर किया गया है, उसके लोकार्पण अवसर पर आप सबके बीच में मैं आया तो उसके सेतु का काम हमारे भाई साहब आदरणीय कैलाश जी ने मुझे किया। और आज मैं सच बताऊं तो बहुत दिन भर करे सारे कार्यक्रम आज मेरे थे, और मुझे कल ही देहरादून से निकलना था, लेकिन ये हुआ कि आपने कहा कि आज उद्घाटन के अवसर पर अवश्य रहना है, एक बहुत बड़ा पुण्य काम हो रहा है। तो मैं भी इस अवसर को खोना नहीं चाहता था। जब कैलाश जी ने मुझे कहा तो मैंने ऐसा कार्यक्रम बनाया कि यहां से भले ही 10 मिनट रुकूं, 15 मिनट रुकूं या आधा घंटा रुकूं, लेकिन आप सबसे भेंट करता हुआ जाऊंगा। तो अब कैलाश जी भी हमारे बीच में यहाँ आ गए हैं। थोड़ा जाम की वजह से उनको आने में विलंब हुआ है, क्योंकि अभी इस समय 4 धाम यात्रा भी चल रही है, स्कूल भी बच्चों के बंद हो गए हैं, और पूरे देश भर के लोग इस समय हरिद्वार, ऋषिकेश, 4 धाम, उत्तराखंड के अन्य स्थानों को ऋषिकेश आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो उसके कारण से बड़ी संख्या हो रही है, और इस समय लोगों के दर्शन करवाना, उनका सुरक्षित यात्रा करवाना, ये हम लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती है, लेकिन भगवान की कृपा से, गंगा मैया की कृपा से आगे बढ़ रहा है। मैं अपनी तरफ से भी कैलाश जी का बहुत, चूंकि वो हम लोगों के ऐसे मेरे बड़े भाई के रूप में हमेशा से उन्होंने मेरा बहुत हमेशा सहयोग किया। हमेशा संगठन में भी हम लोगों ने आपके सानिध्य में, आपके साथ में रह के हमने काम किया। आप तो समझ ही रहे होंगे, मैं तो छोटा हूं उनसे काफी लग रहा ना तो इस नाते कैलाश जी ने बहुत ही पावन कार्य के लिए मुझे आप सबके बीच में आने का अवसर मिला और दिया। विशाल जी पटेल, पूर्व विधायक हमारे, जिनका मैं अभी संबोधन सुन रहा था यहाँ पर, इन्होंने बहुत अच्छा संबोधन किया कि मैं कोई डायरेक्टर नहीं बनूंगा, मैं कोई अध्यक्ष नहीं बनूंगा, मैं केवल और केवल सेवा का कार्य करूंगा। और इनके बोलने से ही मुझे इनके अंदर का भाव समझ में आ रहा था, और भाव में ही भगवान होते हैं। वो कहते हैं कि पूजा बाद में है, विधि बाद में है, नियम बाद में है, सारी चीजें बाद में है। अगर सबसे पहले भगवान किसी से प्राप्त होते हैं तो भाव से प्राप्त होते हैं। तो ऐसा भाव लेकर ही काम कर रहे हैं। मेरे साथी विनय रोहिला जी यहाँ पर हैं, हमारे उत्तराखंड के उपाध्यक्ष राज्य आपदा प्रबंधन के, संतोष पटेल जी उपाध्यक्ष आनंद धर्मशाला ट्रस्ट, आसाराम सिसोदिया जी अध्यक्ष महाकाली ट्रस्ट इंदौर, सीताराम जी पटेल अध्यक्ष देवास छात्रावास, रामेश्वर गुड़ा जी पटेल अध्यक्ष ओंकारेश्वर ट्रस्ट इंदौर,
भारतीय जनता पार्टी के हमारे यहाँ के सम्मानित जिलाध्यक्ष भाई आशुतोष शर्मा जी भी हैं, और भी हमारे यहाँ पर सभी सम्मानित विभिन्न विभिन्न संस्थाओं से आए हुए सभी हमारे पदाधिकारीगण और विशेषकर आनंद धर्मशाला ट्रस्ट जिन्होंने इसको बनाने में अपना योगदान दिया है, ऐसे सभी हमारे ट्रस्टी जिन्होंने इसमें योगदान दिया है, सभी पदाधिकारीगण और हमारी माताएं बहनें जो उधर बैठी हुई है, हमारे प्यारे बच्चे, मीडिया के हमारे सभी मित्र, मैं सबसे पहले तो आप सब लोग जो देश भर से यहाँ देवभूमि उत्तराखंड में पधारे हैं, मैं आप सबका देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। आपने मेरा स्वागत किया, मैं भी आप सबका स्वागत करता हूँ। साथ ही परम पूज्य आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज सरी सभी को यहाँ पर प्रणाम करता हूँ। हरिचेतनानंद जी की उपस्थिति को साक्षात दंडवत प्रणाम करता हूँ। और सच में आज आप लोगों के बीच में आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस कार्यक्रम में आकर। और वैसे मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, कभी कभी जब मध्य प्रदेश के लोग मुझे मिलते हैं तो मैं कहता हूँ कि उत्तराखंड में मैं पैदा हुआ, लेकिन मैं मध्य प्रदेश का भी हूँ। कम लोगों को पता है कि मैंने 3 साल मध्य प्रदेश सागर में 8वीं 9वीं और 10वीं तक की पढ़ाई मैंने सागर में करी है। इसलिए मैं अपने आप को मध्य प्रदेश से भी बहुत ऐसा मानता हूं कि मध्य प्रदेश में मेरा बाल्यकाल बीता है, तो वहां से मेरा अपना लगाव है। भाइयों बहनों, क्षत्रिय कलौता समाज ने अपने साहस से, परिश्रम से और अपने संस्कारों के बल पर हमेशा समाज और राष्ट्र के निर्माण में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। चाहे वो किसानी का क्षेत्र हो, व्यापार का हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में भी जरूरतमंद लोगों को लगातार सहायता करना हो, उसमें क्षत्रिय कलौता समाज ने हमेशा अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है। मां भारती की सेवा में भी बहुत बड़ा योगदान इस समाज ने दिया है। अभी विशाल जी कह रहे थे कि छोटी संख्या है, संख्या छोटी बड़ी से नहीं होता है, उसमें आदमी को किस प्रकार का उनका समर्पण है, ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। और इस मायने में क्षत्रिय कलौता समाज का बहुत बड़ा योगदान है। समाज ने अनेकों वीर सपूत देश को भी दिए हैं, सेना को भी दिए हैं, केंद्रीय रिजर्व बल, पुलिस बल, अन्य सुरक्षा बलों में भी अपनी सेवाएं दी हैं। उत्तराखंड के पर्यटन, सिंचाई, लोक निर्माण मंत्री सतपाल महाराज ने मसूरी स्थित सोहम हिमालयन सेंटर का दौरा कर वहां स्थापित संग्रहालय का निरीक्षण किया। उन्होंने उत्तराखंड की संस्कृति और विरासत को सहेजने के प्रयासों की सराहना करते हुए इसे अल्फा टू ओमेगा उत्तराखंड का अनूठा संगम बताया है। सतपाल महाराज ने सेंटर के संस्थापक समीर शुक्ला और डॉक्टर कविता शुक्ला की प्रशंसा करते हुए कहा है कि संग्रहालय नई पीढ़ी को अपनी संस्कृति और परंपराओं से जोड़ने का काम कर रहा है। महाराज जी का जो अपना एक्सपोजर है टूरिज्म को लेकर के, उसको सभी लोग जानते हैं। और उन्होंने जिस गंभीरता से और जिस गहनता से पूरी चीज को देखा और एक एक सब्जेक्ट को जो लिया है और उन्होंने जिस ढंग से अप्रिशिएट किया है हमारे 30 साल के काम को, उसके लिए हम उनके थैंकफुल हैं। और साथ साथ जो अच्छी बात ये लगी कि इस पूरी चीज को देखने के बाद में उन्होंने एक उम्मीद दी है हमको कि इस तरीके का काम जो संस्कृति पे हो रहा है उसको हमारा विभाग, हमारा मंत्रालय सपोर्ट कर। 12-13 से हम लोग लगातार अपने स्थानीय उत्पादों पर काम कर रहे हैं, उन्हें प्रमोट करने की अपने लेवल पे कोशिश कर रहे हैं। बीच में आपने देखा होगा यहाँ उत्तराखंड फूड फेस्टिवल भी जो शुरू किया था, उस टीम का हम लोग हिस्सा थे। और इसीलिए हमारी पत्नी ने उन्होंने कहा कि ऐसा है कि महाराज जी को फिर वही चीज खिलाई जाए जिस जो प्रमोट कर रहे हैं। तो गहत की दाल के कबाब कह लें या टिक्के कह लें, वो उनको पुदीना की चटनी के साथ खिलाया जो उनको बहुत पसंद आए। उत्तराखंड की विरासत जो है वो सजाई हुई है। अल्फा टू ओमेगा उत्तराखंड के बारे में सारा कुछ देखने को यहाँ मिला, जिसमें बहुत सी चीजें यहाँ इकट्ठा की हुई हैं और इससे हमारी बहुत जो हमारी रिच कल्चर है उसकी जो है हमें यहाँ पर प्रमाण मिलता है। इसके साथ साथ मैं शुक्ला जी को भी बहुत बधाई देना चाहता हूँ, जिन्होंने बहुत अच्छा कलेक्शन किया है
और इससे लोगों की बहुत ज्ञान वृद्धि होती है और लोगों की रुचि भी होती है। इसके साथ साथ जो मैंने उनका कॉइन कलेक्शन देखा है बड़ा अद्भुत है, और जिसमें हमारे फर्स्ट डे कवर्स भी हैं, तो बड़ा अच्छा वो एक मैं समझता हूँ कि फिलेटली के अंदर बहुत अच्छा एक प्रयास है। कॉइन्स का मैंने देखा, वो भी बड़ा अच्छा प्रयास है, और बहुत सी पूजा की चीजें, जड़ी बूटियां रखी हैं, तो सभी कुछ उत्तराखंड का यहाँ देखने को मिलता है। और मैं समझता हूँ कि यहाँ के पर्यटकों को यहाँ आकर के ये जो हमारा हिमालयन सेंटर है ये देखना चाहिए। ये उत्तराखंड में चारधाम यात्रा जारी है, जिसको लेकर गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान का कहना है कि इस बार चारधाम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, सभी को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। वहीं बीजेपी विधायक ने जंगलों की आग, जानवरों का बढ़ता आतंक और विपक्ष के बयानों को लेकर भी हॉर्नबिल टीवी से खास बातचीत की है। गंगोत्री से बीजेपी विधायक सुरेश चौहान जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, चारधाम यात्रा किस तरह से गतिमान है अभी हाल फिलहाल में, और किस तरह का रिस्पॉन्स जो है वो अभी रहा है? चार धाम की यात्रा बहुत अच्छी चल रही है, और दिक्कतें जो आती है, जिस तरह से हमारा उत्तरकाशी बड़ीती से और गंगोत्री तक जो NH का चौड़ीकरण नहीं हुआ, उससे थोड़ी दिक्कत तो आती है, जाम जैसी स्थिति लग जाती है। लेकिन यात्रा बहुत अच्छी चल रही है और बहुत अच्छी व्यवस्था सरकार के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, प्रशासन के द्वारा की गई है, और लगातार हम इस पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं और बहुत अच्छी यात्रा चल रही है। सर, क्योंकि इन दिनों जंगलों की आग एक बड़ी समस्या भी है, लगातार उभर करके सामने आ रही है, कई लोग जान भी गंवा चुके हैं अभी तक। सरकार क्या कुछ इस ओर फोकस कर रही है कि वनों को अग्नि से बचाया जा सके? देखिए, सरकार का निरंतर प्रयास रहता है कि वनों में आग नहीं लगे, और इसके लिए वन विभाग की टीम भी लगातार मॉनिटरिंग करती है। लेकिन आप पहाड़ों की जो भौगोलिक परिस्थिति है वो बहुत ही मैदान से और पहाड़ों की अगर कल्पना करेंगे तो बहुत ही भिन्न है। अब इस समय जो फायर सीजन रहता है तो वन विभाग के द्वारा तमाम टीमें गठित की जाती है, और उसके लिए पूरी जागरूकता, पूरे सेंटर बनाए जाते हैं, लगातार मॉनिटरिंग होती है। लेकिन पहाड़ों में क्या है कि जैसे ऊपर से कहीं पहाड़ टूट गया, गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई, दो पत्थर अगर आपस में टकरा गए तो आग लग जाती है। कभी कभी क्या होता है कि जो गांववासी हैं वो भी अपने खेतों में जो है, जो वहाँ पर घास फूस होती है उसको सुखाकर जलाते हैं, उसकी भी अचानक हवा लग गई और जंगल बहुत नज़दीक होते हैं और वो आग फैल जाती है। तो जिसको मानवीय भूल कहते हैं कि मानवीय भूल से भी ये घटनाएँ होती हैं। तो इस पे लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन इसका जो मेरा अपना जो मानना है कि जो गांव के नज़दीक से जो आग लगती है कहीं से भी, उसके लिए जो घनाघोर चीड़ के जंगल है वो कटने चाहिए, और जब वो कटेंगे तो कहीं ना कहीं जो गांव के पास, जो गांव से नज़दीक में जो आग फैलती है, उससे कहीं ना कहीं बचाव किया जा सकता है। दूसरा, इसमें हर गांव पर जागरूक करने की ज़रूरत है, लोगों को बहुत जागरूक करने की ज़रूरत है। और अब जागरूकता की इसलिए भी मैं बात करूं कि मैंने अपने सामने देखा है जगह जगह, जब खेतों में लोग अपना, क्योंकि अब रुपाई आने वाली है, लोग झाड़ जंगल काटते हैं और आग लगाते हैं, अचानक हवा लग जाती है, हवा हुई और वो आग जो है चिराग के द्वारा जो है, और वो जो उल्टा होता है उस पर पकड़ती है और पूरा जंगल जो है तहस नहस होता है। तो जंगलात की तरफ से भी पूरे प्रयास किए जाते हैं, पूरी फायर टीम होती है, जगह जगह जो है निगरानी रखी जाती है। सबको आज ऐसा नहीं, काफ़ी लोग जागरूक हैं, काफ़ी ग्रामवासी जागरूक हैं, लेकिन और जागरूक की ज़रूरत है। और ये ज़रूर है कि जो गांव के आसपास जो चीड़ के जंगल हैं उनको तो काटना चाहिए। वहाँ पे चाहे आप अखरोट के जंगल पेड़ लगा दो, चाहे अन्य जो है पेड़ लगाकर, जिस तरह से जो जिससे चारा मिल जाए पशुओं को। तो चीड़ के पेड़ से नुकसान हो रहा है, जो उसका उल्टा होता है उससे आग बहुत ज़्यादा फैलती है। तो उसको भी कहीं ना कहीं जो है उस चीज़ पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि गांव के आसपास अगर चीड़ का जंगल जो है बढ़ेगा तो आगजनी की मुझे लगता है कि दिन पर दिन खतरे उत्पन्न होंगे। सर, जैसे जंगली जानवरों का आतंक बढ़ा, क्या इसके पीछे की भी कोई वजह मानी जा रही है कि आखिर क्यों इस तरह के जो जंगली जानवर हैं वो जनता के बीच में आ रहे हैं और मानव वन्य जीव संघर्ष बढ़ रहा है, या फिर आप क्या मानते हैं कि सरकार को क्या कुछ और करने की ज़रूरत भी है? देखिए, पहले हम ये समझते थे, जब हम जंगली जानवर गांव की तरफ रुख करता था तो उस समय जब हम 2003 से इस चीज़ को देख रहे हैं,
तो उस समय ये बात आती थी कि जंगलों में खाना कम हो गया, क्योंकि जो गांव के लोग थे वो उनकी छाने हुआ करती जंगलों में, जंगल में जाते थे, काश्त भी करते थे और वहाँ पे निवास भी करते थे। तो कहीं ना कहीं जंगली जानवर जो है नीचे को नहीं आता छानों से। लेकिन जब से लोगों ने छान में रहना और पशुओं को जंगल में ले जाना और वहाँ पर निवास करना छोड़ दिया, तब से धीरे धीरे जानवरों का आवागमन गांव की ओर बढ़ा। तो हमने ये कहा था कि जिस तरह से वन विभाग नीचे स्तर पर वृक्षारोपण करता है, उनको जंगलों के अंदर जो जंगली फल होते हैं उन फलों का रोपण, ताकि जो बंदर हैं, लंगूर हैं, अन्य जानवर वो नीचे ना आए और वहीं पे वो करें। लेकिन अब स्थिति कुछ अजीब सी हो गई है कि ये भी था कि पहले लोग शिकार करने जाया करते थे, शिकार भी बहुत होता था, पहाड़ों में हो कहीं भी हो, उस समय कोई ऐसे साधन नहीं थे। तो अब लगभग शिकार पर भी प्रतिबंध है और कोई अब शिकार नहीं करता है। उससे भी जंगली जानवरों की तादाद बढ़ी है और बढ़ने के साथ जो अब दिख रहा है कि वो पूरे जो है गांव की ओर जो है रुख कर रहे हैं, जिससे जो है कई मानवीय घटनाएं हो रही हैं, चाहे भालू की हो चाहे कुछ हो। अब कई लोग कहते हैं कि साहब ये जो भालू है, पहाड़ों में बात चलती है कि साहब ये छोड़े हुए भालू ला रखे हैं। कई कहते हैं कि बंदरों को जो है शहरों से लाकर जो है यहाँ छोड़ दिया है। तो ये भी जो है बहुत ज़्यादा शिकायतें लोगों की आती है। तो इस पर भी चिंतन और मंथन करने की ज़रूरत है कि वास्तव में जो जंगली जानवरों का जो आतंक दिन पर दिन फैल रहा है, उससे कहीं ना कहीं लोग भयभीत हैं। चाहे भालू की बात हो, चाहे बाघ की बात हो, चाहे आपका जंगली सूअरों से जो तमाम जो हमारे काश्तकारों ने गांव के गांव जो है लोगों ने जो है फसलें बोना बंद कर दिया। मुझे याद है कि कामर गांव में कम से कम 10-15 ट्रक, एक छोटा सा गांव है उसमें आलू होते थे, लेकिन सूअरों ने इतना आतंक मचा दिया कि उन्होंने वो आलू ही बोना बंद कर दिया। जो गेहूं की खेती है उसको नष्ट कर जाते हैं, धान की खेती को नष्ट कर जाते हैं। और इस समय जैसे जहाँ हम कभी कल्पना नहीं कर सकते कि बारहसिंगा पहुँच जाए, फलाना जानवर पहुँच जाए, वो जानवर भी खेतों में पहुँचे। तो उससे कहीं ना कहीं गाँव वाले तो भयभीत हैं कि भाई कल के जो हम पलायन रोकने की बात कर रहे हैं उसके लिए भी एक नीति बनानी पड़ेगी। और जंगली जानवरों से जो है निजात पाने के लिए जो उनकी जो खेती है चारों तरफ कम से कम, जिस तरह से कहते हैं कि घेरबाड़ लगाकर, ताकि जंगली जानवर गांव के आसपास, गांव के खेतों में न घुसें और उनका नुकसान न करें और मानवीय कोई वो भी न हो। तो ये बढ़ रहा है दिन पर दिन। इस पर कहीं ना कहीं सोचना समझने की ज़रूरत है कि ऐसा क्या हुआ कि 1-2 सालों में बहुत ज़्यादा जंगली जानवरों का तांडव जो है शुरू हुआ। ये लोगों की समझ से परे। जब हम लोगों से बात करते हैं, जो गांव में बुजुर्ग मिलते हैं, गांव में हम जाते रहते हैं, बातचीत होती रहती है, तो इस पे भी मुझे लग रहा है कि सरकार और चिंतन कर रही है कि क्या इसका उपाय जो है लोगों से जो है राय मशवरा लिया रहा है कि कैसे इस समस्या से पहाड़ के लोगों को निजात दिलाई जाए। अच्छा, प्रधानमंत्री जी ने जो अपील की कि पेट्रोल बचाओ, सोना चांदी ना खरीदो, उसको आप लोग किस तरह से अमल में ला रहे हैं और आप लोग क्या कुछ अपील भी कर रहे हैं? देखिए, आप सब जानते हैं कि इस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या चल रहा है। तेल, कई चीज़ें किल्लत आ सकती है, लेकिन अच्छा नागरिक होने के नाते, भारत का अच्छा नागरिक होने के नाते जो मोदी जी ने एक संदेश दिया है, वो हम सब के लिए बहुत बड़ा अच्छा संदेश है। और उससे कहीं ना कहीं आज हमारे लोग जागरूक हो रहे हैं। लोग गाड़ी से नीचे उतरने के लिए तैयार नहीं थे, पैदल चलने के लिए तैयार नहीं थे। तो कहीं ना कहीं मोदी जी ने जो संदेश दिया है वो चारों तरफ से अगर देखो, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित हो, चाहे ट्रैफिक से बचने की बात हो, तो बहुत सारी चीज़ें, पर्यावरण को बचाने की बात हो, तेल बचाने की जो बात की, क्योंकि गाड़ियों का जो पहिया है वो घूम रहा, इतनी गाड़ियां आ गई कि अब लोग जो है ज़मीन पर पैदल चलना बंद कर दिया, हर कोई गाड़ी से निकल रहा है। उससे क्या हो रहा, कहीं ना कहीं पूरे पर्यावरण को भी क्षति हो रही है। कहीं ना कहीं जो तेल की जो किल्लत वाली कभी बात आ गई, उससे भी हम नहीं निपट सकते। तो अभी से हम सबको
जो उन्होंने तैयार रहने के लिए किया कि हर चुनौती से हमको तैयार रहना है और देश को भी आगे बढ़ाना है। जो तेल की जो गाड़ी को बचाने की गाड़ी कम से कम चले, लोग पैदल चलें, तो पहले कितनी गाड़ियाँ होती थी, लेकिन आज देश के अंदर इतनी ज़्यादा गाड़ी हो गई हर मोहल्ले और गलियों में, गांव में भी, कि जो है सड़क पर जो है गाड़ियों की जो है पार्किंग लगाने की जगह नहीं है। तो ये एक संदेश है और बहुत अच्छा संदेश है और कहीं ना कहीं इसको आम नौजवान, बुजुर्ग, जो हमारा सामाजिक व्यक्ति है, वो सहारा की वास्तव में ये बहुत अच्छी पहल है। अब इसको लोगों ने दूसरी उससे लिया कि साहब अब तो कोविड वाली स्थिति हो जाएगी, लेकिन जिस तरह से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने कोविड के टाइम पर जहां बहुत बड़ी स्थिति थी, थाली बजाकर लोगों को साहस दिलाने का काम किया, लोगों के अंदर एक ऊर्जा भरने का काम किया कि आप अपने घरों में हैं लेकिन आप जो है इस तरह से रहें, तो उससे कहीं ना कहीं कई जान बची और कई ना कई लोगों के अंदर, पूरे देश के अंदर जो है एक जो है ऊर्जा आई। तो इसी तरह से माननीय मोदी जी ने ये बात कही है, तो इसमें किसी को अन्यथा नहीं लेनी चाहिए। सर, राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि मोदी और शाह गद्दार हैं, तो जनसभा से वो कह रहे हैं रायबरेली से, किस रूप में आप उसको देख भी रहे हैं? देखो, राहुल गांधी जी कहते हैं कि देश का नेता बनने के लिए चले, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, और उनको ये पता नहीं कि जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, जो निरंतर ये सोच रहे हैं कि देश कैसे आगे बढ़े, आम जनमानस कैसे मजबूत हो, कैसे गरीब आदमी की जो हमेशा चिंता करते हैं। और माननीय मोदी जी जो तमाम विदेश नीतियों के साथ पहले, आज कहीं ना कहीं भारत का डंका पूरे विदेश में बज रहा है, तो ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। और हमको पता था कि कांग्रेस के टाइम पे जो गीदड़ भक्ति अगर पाकिस्तान में देता तो यहाँ के जो नेता थे कांग्रेस के, वो चुप हो जाते थे। तो मोदी जी के नेतृत्व में जहाँ देश आगे बढ़ रहा है और पूरे विदेश में भी डंका बज रहा है, तो राहुल गांधी के पास, जो हमारे राहुल गांधी जी हैं, उनके पास कोई ऐसे मतलब मुझे नहीं लग रहा कि कोई उनका विजन है, कोई उनका सोच है, जो इस तरह की बयानबाजी से वो कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उस बयानबाजी से लोगों के अंदर ये भी भावना बन गई कि इनके अंदर क्या नेतृत्व की क्षमता है, जो इस तरह की बात कर रहा है। धन्यवाद सर, हमसे बातचीत करने के लिए। तो चौहान जी हमारे साथ थे, जो कि तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे, और उत्तराखंड के साथ ही आगजनी और तमाम विषयों पर भी उन्होंने हमसे बातचीत की है। ऑन बिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।